सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या आप खुद से कह पाते, हाँ मैंने अपनी पूरी औकात लगा दी थी? या फिर दिल के किसी कोने में ये आवाज आती, काश थोड़ा और कोशिश कर लेता। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत कभी लगाते ही नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो हाफ हार्टेड एफर्ट नहीं बल्कि ऑल आउट एफर्ट करते हैं। आज की ये कहानी आपको याद दिलाएगी कि आपकी औकात आपके डर से कहीं ज्यादा बड़ी है। चैप्टर एक डेफिनेट पर्पस बिना लक्ष्य की मेहनत बेकार है। बिना लक्ष्य की मेहनत ऐसी ही है जैसे कोई इंसान अंधेरे में दौड़ रहा हो, पसीना भी बह रहा है, सांस भी फूल रही है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि वो किस तरफ जा रहा है और आखिर पहुंचना कहां है। नेपोलियन हिल इसी सच्चाई को डेफिनेट मेजर पर्पस के कॉन्सेप्ट के जरिए बहुत गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में असफल लोगों की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं था, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनके पास एक क्लियर रिटन इमोशनली चार्ज गोल नहीं था। ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, थक कर घर लौटते हैं और फिर यही रूटीन सालों तक दोहराते रहते हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है, तो वहां साइलेंस होता है, कंफ्यूजन होता है, वेग जवाब होते हैं और यही कंफ्यूजन धीरे धीरे इंसान की एनर्जी को खा जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि माइंड को डायरेक्शन चाहिए क्योंकि माइंड एक पावरफुल मशीन है, लेकिन बिना डेस्टिनेशन के ये मशीन आपको कहीं भी ले जा सकती है, यहाँ तक कि गलत जगह पर भी। जैसे कोई इंसान जिम जाता है, वो रोज ट्रेडमिल पर दौड़ता है, वेट्स उठाता है, स्वेट करता है, लेकिन अगर उसने ये डिसाइड नहीं किया कि उसे वेट लॉस चाहिए या मसल गेन, तो उसका शरीर भी कंफ्यूज रहेगा, उसका डाइट भी कंफ्यूज रहेगा, उसका वर्कआउट प्लान भी कंफ्यूज रहेगा और कुछ महीनों बाद वो यही बोलेगा कि जिम से कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि सच ये है कि जिम नहीं, उसका गोल वेग था। यही बात लाइफ पर अप्लाई होती है। जब गोल क्लियर नहीं होता तो मेहनत स्कैटर हो जाती है, फोकस टूट जाता है और रिजल्ट जीरो हो जाता है। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं कि डेफिनेट पर्पस वो लेंस है जिससे इंसान अपनी पूरी लाइफ को देखता है। वही पर्पस ये तय करता है कि आप कौन सा अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करेंगे और कौन सा रिजेक्ट, आप किस डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करेंगे और किस पर ध्यान देंगे। क्योंकि जब आपके पास पर्पस नहीं होता तो हर चीज इंपॉर्टेंट लगने लगती है और जब सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो असल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता। थॉमस एडिसन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज हम कैजुअली एक बल्ब जलाते हैं और सोचते भी नहीं कि इसके पीछे कितनी फेलियर्स छुपी है, लेकिन एडिसन ने जब इलेक्ट्रिक लाइट फॉर द वर्ल्ड का सपना देखा तब उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी, लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनके पास एक चीज क्रिस्टल क्लियर थी। उनका पर्पस वो ये नहीं सोच रहे थे कि मैं ट्राई कर रहा हूं, वो ये सोच रहे थे कि मैं इसे बना कर ही रहूंगा। इसीलिए जब एक फेलियर हुआ वो रुके नहीं, 100 फेलियर्स हुए वो रुके नहीं, 1000 फेलियर्स हुए तब भी वो रुके नहीं। और जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप 10 शून्य बार फेल होकर भी हताश क्यों नहीं हुए, तो उनका जवाब लेजेंडरी था, आई हैव नॉट फेल्ड, I have just found the शून्य वेज that won't work। ये माइंडसेट तभी आता है जब गोल इतना स्ट्रांग हो कि फेलियर्स आपको तोड़ नहीं पाते बल्कि गाइड करने लगते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि डेफिनेट पर्पस इंसान को पेन सहने की कैपेसिटी देता है, क्योंकि बिना पर्पस के पेन मीनिंगलेस लगता है, लेकिन पर्पस के साथ वही पेन सैक्रिफाइस बन जाता है, स्ट्रगल बन जाता है और स्ट्रगल हमेशा ग्रोथ लाता है। एक और गहरी सच्चाई ये है कि गोल अगर सिर्फ लॉजिकल है तो वो ज्यादा दूर तक नहीं ले जाता। गोल इमोशन होना चाहिए, गोल के साथ आइडेंटिटी जुड़ी होनी चाहिए। जब आप कहते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है तो ये एक वीक स्टेटमेंट है, लेकिन जब आप कहते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है ताकि मैं अपने पेरेंट्स को वो लाइफ दे सकूं जिसके वो हकदार हैं, तब गोल में जान आ जाती है। तब वो सिर्फ शब्द नहीं रहता, तब वो फ्यूल बन जाता है। नेपोलियन हिल इसलिए कहते हैं कि गोल को सिर्फ दिमाग में मत रखो, उसे लिखो, क्योंकि लिखा हुआ गोल सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि ये इंपॉर्टेंट है। न्यूरोसाइंस भी यही कहती है कि जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो ब्रेन उसे ज्यादा सीरियसली प्रोसेस करता है। रिटन गोल बार बार आपकी आंखों के सामने आता है और धीरे धीरे वो आपकी सोच, आपके डिसीजंस और आपकी हैबिट्स को शेप करने लगता है। आज अगर कोई इंसान खुद से ये सवाल पूछ ले, अगले 5 साल में मुझे एग्जैक्टली क्या बनना है, और इस सवाल का ऑनेस्ट जवाब ढूंढ ले बिना सोसाइटी को इंप्रेस किए, बिना दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में फंसे, सिर्फ अपने अंदर की आवाज सुनकर, तो वहीं से उसकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि क्लैरिटी आने के बाद एक्सक्यूजेस अपने आप गिरने लगते हैं, डिस्ट्रैक्शंस अपनी पावर खो देते हैं
और टाइम की वैल्यू समझ में आने लगती है। नेपोलियन हिल मानते हैं कि डेफिनेट मेजर पर्पस वो फाउंडेशन है जिस पर सक्सेस की पूरी इमारत खड़ी होती है। उसके बिना चाहे आप कितनी भी मेहनत कर ले, आप सिर्फ बिजी रहेंगे, प्रोडक्टिव नहीं बन पाएंगे। इसीलिए अगर आपकी लाइफ में अभी कंफ्यूजन है, डायरेक्शन की कमी है, या आपको लग रहा है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा, तो सबसे पहले मेहनत बढ़ाने की नहीं, गोल क्लियर करने की जरूरत है। क्योंकि जब गोल क्लियर होता है तो रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन इंसान खुद को सीरियसली लेने लगता है, उसी दिन से उसकी औकात बढ़नी शुरू हो जाती है। चैप्टर 2, फेथ बिलीफ। आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फेथ और बिलीफ का कॉन्सेप्ट नेपोलियन हिल की फिलॉसफी का दिल है, क्योंकि वो साफ कहते हैं कि इंसान की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि उसके अपने माइंड के अंदर चल रही बातचीत से होती है। आप जिस लेवल की लाइफ जी रहे हैं वो आपकी कैपेबिलिटी का फाइनल वर्जन नहीं है, बल्कि आपकी बिलीफ सिस्टम का रिफ्लेक्शन है। और यही वजह है कि दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी पोटेंशियल से बहुत नीचे की जिंदगी जीते हैं। इसलिए नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद मान चुके होते हैं कि मैं इतना ही कर सकता हूं, मेरी लिमिट यही तक है। नेपोलियन हिल कहते हैं, व्हाटएवर द माइंड कैन बिलीव इट कैन अचीव। और ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, क्योंकि माइंड पहले बिलीव बनाता है और उसके बाद उसी बिलीफ को सच साबित करने के लिए एविडेंस ढूंढता है। सेल्फ डाउट इसी प्रोसेस का सबसे खतरनाक दुश्मन है, क्योंकि ये धीरे धीरे इंसान की एनर्जी को चूस लेता है। बिना आवाज किए, बिना वार्निंग दिए आप बाहर से मेहनती दिखते हैं, लेकिन अंदर से एग्जॉस्टेड होते जाते हैं। क्योंकि जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हैं, माइंड तुरंत सवाल खड़ा करता है, तू ही क्यों, तेरे पास क्या है, लोग क्या कहेंगे? और यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, बिना फाइट किए। नेपोलियन हिल मानते हैं कि लोग कंपटीशन से नहीं हारते, वह उस वॉइस से हारते हैं जो उनके अपने सिर के अंदर चलती है। क्योंकि कंपटीशन तो सबके लिए सेम होती है, लेकिन बिलीफ सबका अलग होता है। माइकल जॉर्डन का एग्जाम्पल इसलिए पावरफुल है क्योंकि आज दुनिया उन्हें ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर मानती है, लेकिन उनके जर्नी की शुरुआत रिजेक्शन से हुई थी। उन्हें स्कूल बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था। इमेजिन कीजिए उस उम्र में जब आइडेंटिटी बन रही होती है। अगर जॉर्डन ने उस रिजेक्शन को यह मान लिया होता कि मैं बास्केटबॉल के लायक नहीं हूं, तो हिस्ट्री कुछ और ही होती। लेकिन उन्होंने रिजेक्शन को आइडेंटिटी नहीं बनाया, उन्होंने बिलीफ बनाया। उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं वह बनूंगा जो लोग सोच भी नहीं सकते, और यही डिसीजन आगे चलकर डिसिप्लिन बना, प्रैक्टिस बना, और फाइनली ग्रेटनेस बनी। नेपोलियन हिल यहां एक सरल लेकिन डीप बात कहते हैं, बिलीफ कोई जन्म से मिला हुआ गिफ्ट नहीं है। बिलीफ बनाया जाता है रेपिटेशन से, इमोशन से और फोकस से। और यही जगह है जहां साइंस भी नेपोलियन हिल की बात को सपोर्ट करती है। जब आप खुद पर बिलीव करते हैं, जब आप किसी आइडिया या पॉसिबिलिटी को सच मान लेते हैं, तो आपका ब्रेन एक सिस्टम एक्टिवेट करता है जिसे कहा जाता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आसान भाषा में समझें तो ये ब्रेन का वो फिल्टर है जो डिसाइड करता है कि आपको क्या नोटिस करना है और क्या इग्नोर करना है। दुनिया में अपॉर्चुनिटीज पहले भी थी, लेकिन बिलीफ आने के बाद आपको वो दिखने लगती है। जैसे जब आप कोई नई कार खरीदने का सोचते हैं, तो अचानक वही कार आपको हर सड़क पर दिखने लगती है। कार नई नहीं आई, आपकी अवेयरनेस एक्टिवेट हो गई। इसी तरह जब आप बिलीव करते हैं कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों, आइडियाज, चांसेस को नोटिस करने लगता है जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं। और यही वजह है कि बिलीफ लग जैसा लगता है, लेकिन असल में वो परसेप्शन का गेम होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सेल्फ डाउट सिर्फ थॉट नहीं है, ये हैबिट है, और हर हैबिट की तरह इसे भी बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। क्योंकि माइंड नेचुरली नेगेटिव की तरफ झुकता है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है, लेकिन ग्रोथ के लिए आपको इस मैकेनिज्म को ट्रेन करना पड़ता है। इसलिए हिल अफर्मेशन पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि बार बार बोला गया थॉट सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ बन जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपके एक्शंस को कंट्रोल करता है। इसलिए जब आप हर सुबह खुद से कहते हैं, आई एम कैपेबल ऑफ मोर देन आई इमेजिन, तो शुरुआत में ये फेक लगता है, ऑकवर्ड लगता है, माइंड रेजिस्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे रेपिटेशन उस रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, और एक दिन वही सेंटेंस आपकी डिफॉल्ट थिंकिंग बन जाता है। यहां एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। बिलीफ का मतलब ये नहीं कि डर नहीं रहेगा, बिलीफ का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। माइकल जॉर्डन भी डरते थे, एडिसन भी डाउट फील करते थे, लेकिन उन्होंने डाउट को डिसीजन लेने नहीं दिया। नेपोलियन हिल कहते हैं कि फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड,
यानी फेथ वो केमिकल है जो थॉट्स को रियलिटी में बदलता है। बिना फेथ के एफर्ट होलो होता है, और फेथ के साथ छोटा एफर्ट भी बड़ा रिजल्ट दे सकता है। आज अगर आप अपनी लाइफ को ऑनेस्टली देखें तो आपको समझ आएगा कि आपने कितने मौके सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि आपने खुद पर भरोसा नहीं किया। आपने खुद को ट्राई करने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया, और यही सबसे पेनफुल रिजेक्शन होता है, सेल्फ रिजेक्शन। क्योंकि जब दुनिया आपको रिजेक्ट करती है तो आपके पास प्रूफ करने का चांस रहता है, लेकिन जब आप खुद को रिजेक्ट कर देते हैं तो गेम वही खत्म हो जाता है। नेपोलियन हिल इसलिए कहते हैं कि बिलीफ को डेली प्रैक्टिस बनाओ। जैसे आप बॉडी को जिम में ट्रेन करते हैं वैसे ही माइंड को ट्रेन करो, क्योंकि माइंड बिना ट्रेनिंग के वीक रहता है, और वीक माइंड हमेशा सेफ, एवरेज और कंफर्टेबल लाइफ चुनता है, जबकि स्ट्रांग बिलीफ आपको अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेने की ताकत देता है। अगर आप रोज खुद को याद दिलाएं कि मैं अपने पास्ट से ज्यादा हूं, मेरी वैल्यू दूसरों की ओपिनियन से तय नहीं होती, मैं सीख सकता हूं, ग्रो कर सकता हूं, तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है, और आइडेंटिटी बदलते ही डेस्टिनी बदलने लगती है। क्योंकि नेपोलियन हिल के शब्दों में आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। इसीलिए अगर आप सच में अपनी औकात बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बिलीफ की सीलिंग तोड़नी होगी, क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर भरोसा करना सीख लिया उस दिन के बाद दुनिया का कोई डाउट आपको रोक नहीं पाएगा। चैप्टर 3 परसिस्टेंस। औकात वही खत्म होती है जहां आप रुक जाते हैं। परसिस्टेंस वो क्वालिटी है जो एवरेज लोगों और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच की सबसे मोटी दीवार बनाती है। और नेपोलियन हिल इस बात को बिना घुमाए सीधे शब्दों में कहते हैं, विनर्स क्विट नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि असली हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, असली हार तब होती है जब आप वही रुक जाते हैं। ज्यादातर लोग फेलियर शब्द को गलत समझते हैं, वो हर टेम्परेरी सेटबैक को फाइनल वर्डिक्ट मान लेते हैं, जबकि नेपोलियन हिल बार बार समझाते हैं कि टेम्परेरी डिफीट और फेलियर एक चीज नहीं है। टेम्परेरी डिफीट वो पॉज है जहां लाइफ आपको टेस्ट करती है, और फेलियर वो डिसीजन है जहां आप खुद से कह देते हैं कि बस अब काफी है। और यही डिसीजन ज्यादातर लोग बहुत जल्दी ले लेते हैं, पहली रिजेक्शन पर, पहले लॉस पर, पहली एम्बरेसमेंट पर, क्योंकि उस मोमेंट में पेन इतना रियल लगता है कि इंसान फ्यूचर देखने की कैपेसिटी खो देता है, और वही वह अपनी औकात खुद तय कर लेता है बिना पूरी कोशिश किए। सच ये है कि पोटेंशियल कभी भी पहली कोशिश में बाहर नहीं आता, पोटेंशियल दबाव में निकलता है, बार बार गिरने के बाद निकलता है। लेकिन सोसाइटी हमें यह सिखाती है कि अगर आप बार बार फेल हो रहे हो तो शायद ये आपके लिए नहीं है, जबकि नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप बार बार फेल हो रहे हो तो शायद आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि हर बड़ा गोल रेजिस्टेंस के साथ आता है। कर्नल सैंडर्स इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है। आज केएफसी को एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में देखा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे कितनी ह्यूमिलिएशन, रिजेक्शन और लोनलीनेस छुपी हुई है। सैंडर्स अपने रेसिपी के साथ दर दर भटके, 1000 से ज्यादा बार उन्हें मना किया गया। इमेजिन कीजिए हर रिजेक्शन के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट पर क्या गुजरती होगी। हर नो के बाद यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या मैं खुद को बेवकूफ बना रहा हूं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि सैंडर्स ने रिजेक्शन को स्टॉप सिग्नल नहीं माना, उन्होंने उसे फीडबैक माना। और यही परसिस्टेंस की असली डेफिनेशन है, चलते रहना तब भी जब रिजल्ट दिखाई ना दे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस विल ऑफन लीड टू सक्सेस वेयर टैलेंट एंड इंटेलिजेंस फेल, क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है लेकिन फिनिश लाइन तक परसिस्टेंस ही ले जाती है। यहां एक इमोशनल ट्रुथ समझना बहुत जरूरी है। आपका स्ट्रगल ये तय नहीं करता कि आप कौन है, क्योंकि स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में आता है, लेकिन आपका परसिस्टेंस ये तय करता है कि आप स्ट्रगल से क्या बनकर निकलते हैं। कोई टूट कर निकलता है, कोई मजबूत बनकर, और फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। ज्यादातर लोग अपनी लिमिट तक पहुंचते ही नहीं, वो सिर्फ डिस्कंफर्ट तक पहुंचते हैं और वही रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि यही उनकी सीमा है, जबकि असल में ये सिर्फ उनकी कंफर्ट जोन की बाउंड्री होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान की औकात वही खत्म नहीं होती जहां पेन शुरू होता है, बल्कि वहीं से असली औकात निकलनी शुरू होती है। लेकिन शर्त यह है कि आप रुके नहीं। परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप ब्लाइंडली वही गलती दोहराते रहें। परसिस्टेंस का मतलब है एडजस्ट करना, सीखना और फिर भी आगे बढ़ते रहना। कर्नल सैंडर्स ने भी हर रिजेक्शन के बाद अपने अप्रोच को बेहतर किया, लेकिन गोल नहीं बदला, और यही स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन बनती है। जब मन करे छोड़ देने का, जब लगे कि अब और नहीं हो रहा, उस मोमेंट में खुद से एक ब्रूटल सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या मैं सच में अपनी लिमिट तक पहुंचा हूं या बस थक गया हूं? क्योंकि थकान और लिमिट के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। थकान रेस्ट से ठीक हो जाती है, लेकिन लिमिट तब आती है जब आप लिटरली सब कुछ दे चुके होते हैं
और ज्यादातर लोग वहां तक पहुंचते ही नहीं। नेपोलियन हिल मानते हैं कि परसिस्टेंस एक डिसीजन है, कोई इमोशन नहीं, क्योंकि इमोशंस बदलते रहते हैं। आज मोटिवेशन है, कल नहीं है, लेकिन डिसीजन आपको एंकर देता है। इसलिए विनर्स फील करके नहीं चलते, वो डिसाइड करके चलते हैं, चाहे मन हो या ना हो। अगर आज आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको अपनी लाइफ में ऐसे कई मोमेंट्स मिलेंगे जहां अगर आपने थोड़ा और टिके रहने का फैसला किया होता तो कहानी कुछ और हो सकती थी। लेकिन गिल्ट में डूबने से कुछ नहीं बदलता, अवेयरनेस बदलती है, और अवेयरनेस के साथ अगली बार आप रुकेंगे नहीं। नेपोलियन हिल की पूरी फिलॉसफी का सार यही है कि औकात वो नहीं है जहां आप आज खड़े हैं, औकात वह है जहां तक आप रुकने से पहले जा सकते हैं। और जिस दिन आपने पेन के बावजूद एक कदम और आगे बढ़ना सीख लिया, उस दिन के बाद आपकी ग्रोथ को रोकने वाली कोई रिजेक्शन, कोई लॉस, कोई एम्बरेसमेंट काफी नहीं होगी। क्योंकि परसिस्टेंस धीरे धीरे आपको वो इंसान बना देती है जो हार मानने की भाषा ही भूल जाता है। चैप्टर 4 बर्निंग डिजायर। औकात तब निकलती है जब आग लगती है। बर्निंग डिजायर वो आग है जो इंसान की छुपी हुई औकात को बाहर खींच लाती है। और नेपोलियन हिल इसे सक्सेस का सबसे पावरफुल इंजन मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार टैलेंट, एजुकेशन, इंटेलिजेंस ये सब सेकेंडरी है। अगर अंदर से जलने वाली चाह नहीं है तो ये सब अधूरा रह जाता है। दुनिया में ज्यादातर लोग कहते हैं आई वांट सक्सेस, लेकिन हिल साफ बताते हैं कि कैजुअल वांट और बर्निंग डिजायर में जमीन आसमान का फर्क होता है। कैजुअल वांट तब होती है जब आप सक्सेस चाहते हैं लेकिन उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं होते, जब कंफर्ट ज्यादा प्यारा लगता है और गोल सिर्फ एक अच्छा सा विचार बनकर रह जाता है। जबकि बर्निंग डिजायर वो स्टेट है जहां गोल सिर्फ चाह नहीं रहता, वो जरूरत बन जाता है, आइडेंटिटी बन जाता है। और जब कोई चीज जरूरत बन जाती है तो इंसान उसके लिए अपने हैबिट्स, अपने कंफर्ट, यहां तक कि अपनी नींद तक सैक्रिफाइस कर देता है। बर्निंग डिजायर का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त मोटिवेटेड रहें। इसका मतलब है कि चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, आपका अंदरूनी ड्राइव आपको चलाता रहे। आप थके हो, कंफ्यूज हो, तब भी एक आवाज अंदर से कहती है रुक नहीं सकते, और यही आवाज इंसान को बाकियों से अलग कर देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब डिजायर वीक होती है तो इंसान रीजन्स ढूंढता है, और जब डिजायर स्ट्रांग होती है तो इंसान रास्ते ढूंढता है। क्योंकि स्ट्रांग डिजायर एक्सक्यूसेस को मार देती है, और एक्सक्यूसेस मरते ही एक्शन अपने आप पैदा हो जाता है। माँ और बच्चे का एग्जाम्पल इसलिए इतना पावरफुल है क्योंकि वहां लॉजिक काम नहीं करता। एक माँ ये कैलकुलेट नहीं करती कि उसके पास एनर्जी है या नहीं, रिसोर्सेज है या नहीं, वह बस करती है क्योंकि वहां डिजायर इमोशन होता है, इंस्टिंक्टिव होता है। और हिल मानते हैं कि अगर इंसान अपने गोल के साथ वही इमोशनल अटैचमेंट बना ले तो उसे डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है, ज्यादातर लोग अपने गोल से इमोशनली जुड़े ही नहीं होते, वो बस सोसाइटी के प्रेशर में कंपैरिजन के कारण या फियर के कारण गोल्स बना लेते हैं। इसलिए जैसे ही मुश्किल आती है वो गोल छोड़ देते हैं, क्योंकि इमोशनल बॉन्ड था ही नहीं। लेकिन बर्निंग डिजायर तभी पैदा होती है जब गोल आपकी लाइफ की स्टोरी से जुड़ जाए, जब वो सिर्फ अचीवमेंट नहीं बल्कि मीनिंग बन जाए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। लेकिन वो डिजायर नहीं जो वीकेंड तक चले, वो डिजायर जो आपकी डेली चॉइसेस को कंट्रोल करे। आप क्या खा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किस चीज को ना कह रहे हैं, ये सब आपकी डिजायर की इंटेंसिटी बताता है। जब डिजायर सच में जलती है तो नींद कम हो जाना बर्डन नहीं लगता, आराम छोड़ना लॉस नहीं लगता, क्योंकि आपका माइंड उस बड़े पिक्चर को देख रहा होता है जिसके सामने ये सैक्रिफाइसेस छोटे लगते हैं। इमोशनल ट्रुथ यही है कि जब डिजायर स्ट्रांग होती है तो एक्सक्यूसेस अपने आप मर जाते हैं। आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ता, आपको खुद को याद नहीं दिलाना पड़ता कि मुझे मेहनत करनी है, क्योंकि अंदर की आग आपको खींच रही होती है। नेपोलियन हिल इसलिए सलाह देते हैं कि अपने गोल से इमोशन जोड़ो, क्योंकि बिना इमोशन के गोल सिर्फ एक सेंटेंस होता है, लेकिन इमोशन जुड़ते ही वो मिशन बन जाता है। इसलिए सिर्फ ये मत सोचो कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, उससे पूछो अगर मैं सक्सेसफुल नहीं बना तो मेरी लाइफ कैसी होगी। इमेजिन करो वो रिग्रेट, वो हेल्पलेसनेस, वो फीलिंग कि आपने अपनी पोटेंशियल को वेस्ट कर दिया, क्योंकि पेन इमेजिनेशन को फ्यूल देता है और वही फ्यूल डिजायर को बर्निंग बनाता है। जब आप फेलियर की पॉसिबिलिटी को ऑनेस्टली विजुअलाइज करते हैं तब आपको समझ आता है कि कंफर्ट जोन में रहना कितना महंगा पड़ सकता है, और उसी रियलाइजेशन से वो आग पैदा होती है जो आपको सुबह उठने पर मजबूर करती है, जो आपको एक्सक्यूजेस देने से रोकती है, जो आपको बार बार गिरने के बाद भी उठने की ताकत देती है। नेपोलियन हिल की